राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे। तो हमारी ये क्लास 9th की आज बुक मैंने ली है, तो इसमें कि मैं प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ 9th क्लास की जो भी है। आज कुछ रोग और वायु जनित रोग, जल जनित और ये सब आज बताएंगे पूरा डिटेल से अच्छे से। तो आप में से बहुत ही यूजफुल क्लास है आपके लिए। तो चलिए माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। थैंक यू। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। देखिए ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु में ऑक्सीजन का भार होता है, वायु में ऑक्सीजन का भार होता है कितना होता है? 78% होता है, 23% होता है, या 20.95% होता है, या 30% होता है। तो वायु में ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 21% के आसपास होता है। तो 21 तो इसमें कहीं दिया नहीं है, ये होगा 20.95%, 20.95% होता है। वायु तो बताइए, वायु में प्रमुख भाग एक निष्क्रिय गैस के रूप में होता है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ओजोन का, या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो किसका होता है निष्क्रिय गैस के रूप में? एक नाइट्रोजन का। किसका होता है? एक नाइट्रोजन का। वायु दूषित हो जाती है, वायु दूषित हो जाती है श्वसन क्रिया द्वारा, जैविक पदार्थों के विघटन द्वारा, जलने की क्रिया द्वारा, या उपर्युक्त सभी। तो वायु दूषित किसके द्वारा होता है? देखिए, श्वसन क्रिया द्वारा भी होता है, जो जलता है हमारे वातावरण में, उसके द्वारा भी होता है, और जैविक पदार्थों के विघटन से भी होता है, उपर्युक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? उपर्युक्त सभी। क्या होगा? उपर्युक्त सभी। शुद्ध वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है, शुद्ध वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। अब इसमें पहले पूछा था ऑक्सीजन की, अब पूछ रहा है किसकी? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की कितना होगा? 20.95%, 7%, या 78.08%, या 70%। तो कितना होगा? वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%। ये तो सदियों से कब से पढ़ते आ रहे हैं, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। रुधिर में वायु की ऑक्सीजन सोखने के लिए एक पदार्थ होता है, उसका नाम बताना है। ठीक है, रुधिर में वायु की ऑक्सीजन सोखने के लिए एक पदार्थ होता है, जो पदार्थ होता है हमारे शरीर में, वो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन सोखता है? लाल रुधिर कणिकाएं, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, या सफेद रुधिर कणिकाएं। तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन, आरबीसी। ये हमारे ऑक्सीजन को सोखता है और आरबीसी के द्वारा मिलकर हमारी पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। वायु है एक मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। ठीक है, वायु सभी गैसों का मिश्रण है। सामान्य स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में श्वास लेता है 10 बार, 18 बार, 20 बार, या 35 बार। तो इसमें देखो, ये नहीं पूछा कि हृदय गति कितनी बार धड़कती है। हृदय गति तो सबको पता 72 बार धड़कती है, लेकिन 1 मिनट में श्वास कितनी बार लेते हैं हम? सांस जो आती जाती है वो कितनी बार? तो कितनी बार? 18 बार लेता है। वायु का सक्रिय भाग है, वायु का सक्रिय भाग है 1/5%, 4/5%, या 2/5 भाग, या 3/4 भाग। तो कितना वायु में जो सभी ऑक्सीजन सभी गैस पाई जाती है, जो भाग सक्रिय है वो बताना है। तो कितना है? 1/5 भाग सक्रिय वायु है। देखो इसमें दिया भी है एनसीईआरटी में, पूरा पूरा ये एनसीईआरटी ही बुक है। ये देखिए, वायु एक प्राणदायक गैस के रूप में होती है, वायु में 1/5 भाग सक्रिय भाग है। श्वास क्रिया है, श्वास क्रिया है, ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। उपर्युक्त तो दोनों क्रियाएं होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो श्वास क्रिया दोनों है, ऑक्सीजन भी ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकाली जाती है श्वास क्रिया द्वारा। तो कौन है उपर्युक्त? दोनों। दीवारों में बनी चिमनियों से कमरे की वायु क्या होती है? बाहर निकलती है या अंदर आती है? ये बताना। ठीक है, दीवारों में बनी चिमनियों से कमरे की वायु बाहर निकलती है, या कोई प्रभाव नहीं होता, या बाहर से अंदर आती है, या बाहर भी जाती है और अंदर भी आती है? नहीं। देखो जो चिमनी लगी होती है दीवारों में, उस चिमनी से गर्म हवा बाहर निकलती है, धुआं हो या गर्म हवा हो जो भी है वो बाहर निकलती है, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है, ऊपर को ही उठती है, ऊपर को ही भागती है। और ठंडी हवा भारी होती है तो नीचे को आती है। भारी चीज क्या है? नीचे को ही तो गिरेगी। तो भारी हवा जो है खिड़कियों द्वारा अंदर, दरवाजों खिड़कियों द्वारा अंदर आती है, लेकिन गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर निकल जाती है चिमनियों द्वारा। तो क्या होगा? बाहर निकल। किसी कार्बनिक वस्तु के जलने से पैदा होती है, किसी कार्बनिक वस्तु के जलने से पैदा होती है ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, या उपर्युक्त सभी। तो किसी कार्बनिक वस्तु के जलने से सबसे ज्यादा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है वाहनों से, लाउड स्पीकरों से, वनों से, या किसी से भी नहीं। तो देखो ध्वनि प्रदूषण वाहन और लाउड स्पीकर दोनों से होता है, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन दिया नहीं है। वन से तो नहीं होगा ध्वनि प्रदूषण, वनों से तो वन से तो कोई प्रदूषण नहीं होता है ना। तो वाहनों और लाउड स्पीकर, तो इसमें क्या होगा? ज्यादा प्रायोरिटी हम देंगे लाउड स्पीकर से, क्योंकि लाउड स्पीकर से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। कारखानों के चिमनियों के धुएं से प्रदूषण होता है, कारखानों के चिमनियों के धुएं से प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, या जलीय प्रदूषण। तो क्या होता है? वायु प्रदूषण। सबसे श्री आज क्या होता है? वायु प्रदूषण। पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं, पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं नाइट्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, या पानी द्वारा। तो पौधे किसके द्वारा करते हैं? ऑक्सीजन द्वारा। पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जो हम लोग ग्रहण करते हैं। तो ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है सीवर का पानी, वायुमंडल अपद्रव, वर्षा का जल, या कुओं का पानी। तो जल प्रदूषण का क्या है? सबसे मुख्य कारण क्या है? सीवर का पानी, वर्षा का जल शुद्ध होता है, वायुमंडल अपद्रव ये कोई नहीं है प्रदूषण, और कुओं का पानी ये भी शुद्ध होता है। ठीक है,
भूमि का क्षरण रोका जा सकता है। भूमि का क्षरण रोका जा सकता है, रोका जा सकता है सीढ़ीदार खेती के द्वारा, पट्टीदार खेती द्वारा, रासायनिक खादों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो भूमि का क्षरण मतलब भूमि की उर्वरा शक्ति को हम कैसे रोक सकते हैं? तो सीढ़ीदार खेती करके। सीढ़ीदार खेती कैसे होती है? आप जानते होंगे कि एक के बाद एक जो सीढ़ीनुमा पहाड़ों पे जो खेतियां होती हैं सीढ़ीदार ही खेती होती हैं। पर्यावरण का अर्थ है, पर्यावरण का अर्थ है शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध मृदा, या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण का क्या अर्थ है? शुद्ध वायु। जो शुद्ध वायु होगा तो शुद्ध पर्यावरण होगा। वनों को काटने से क्या परिणाम होता है? लकड़ी नहीं मिलती है, वायुमंडल में धुंध छा जाती है, जल में दोष हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो वनों को काटने से जो हानि होती है, एक तो प्रदूषण नहीं, प्रदूषण ज्यादा होगा, वायुमंडल स्वच्छ नहीं होगा, दूसरा क्या है, बाढ़ आ जाती है। तो वनों को काटेंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होगा और बाढ़ भी आएगी। तो इसमें पर्यावरण प्रदूषण का तो दिया नहीं है, इसमें वायुमंडल में धुंध छा जाती है तो प्रदूषण की वजह से है ना। वनों को काटने से धुंध, देखो जब वन नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, लेकिन इसमें मुख्य कारण क्या होगा? बाढ़ आ जाती है। अगर हम जितना पेड़ पौधे काटेंगे बाढ़ उतनी ही ज्यादा आएगी। लकड़ियां नहीं मिलती है तो नॉर्मल बात है, जल दोष ये तो जल के कारण है। जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए वायु का शुद्ध होना, जल का शुद्ध होना, ध्वनि पर नियंत्रण करना, औद्योगिक विस्तार पर रोक। तो इसमें क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा। मैंने उपर्युक्त सभी लगा दिया है, क्योंकि देखो हमारी जिंदगी के लिए सभी पर नियंत्रण करना जरूरी। ना ही जल दूषित होना चाहिए, ना ही वायु दूषित होना चाहिए, ना ही ध्वनि दूषित होनी चाहिए, मतलब सभी शुद्ध होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन एक अच्छा जीवन व्यतीत होगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं मनुष्य, कीट पतंगे, वन जीव जंतु, पेड़ पौधे। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कौन बनाए रखता है? पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हम वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और निकालते हैं ऑक्सीजन, तभी वायुमंडल में एक संतुलन बना रहता है। क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना। लेकिन उनको तो कार्बन डाइऑक्साइड बराबर मात्रा में मिल जाती है, क्योंकि मनुष्य की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, लेकिन पेड़ पौधे लगाते नहीं है तो ऑक्सीजन की कमी है, जनसंख्या इतनी अधिक है, तो हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा? बीमारियां फैलेंगी, महामारी फैलेगी। किसी कार्बनिक वस्तु के जलने से पैदा होती है, क्या पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसके पहले भी था। दूषित वायु के सेवन से रोग होता है। अब इसमें रोग पूछा है, कौन सा रोग होता है? दूषित वायु के सेवन से कौन सा रोग होता है? इन्फ्लुएंजा, खुजली, पेचिस या तपेदिक। तो कौन सा वायु दूषित वाला रोग कौन सा? तपेदिक। ठीक है, तपेदिक। तपेदिक रोग क्या है? वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। देखो इसमें क्या है ना, इन्फ्लुएंजा भी होगा क्योंकि ये भी फ्लू बुखार है। तपेदिक तो आंसर है ही है। तपेदिक को ही टीबी कहते हैं, तपेदिक को टीबी कहते हैं। और क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं। और राजयक्षमा, क्या कहते हैं? राजयक्षमा, ये तपेदिक के सारे नाम है। ठीक है, ये तपेदिक के सारे नाम है। राजयक्षमा भी नाम से जाना जाता है तपेदिक। टीबी के कई सारे नाम है, तपेदिक, टीबी, क्षय रोग, राजयक्षमा। और ये किस मतलब कौन से वायरस द्वारा फैलता है? तो माइक्रोबैक्टीरियस। कौन से रोग द्वारा? माइक्रोबैक्टीरियस या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ठीक है, उसके जीवाणु द्वारा फैलने वाला ये रोग है टीबी। यह रोग दो प्रकार के होता है, एक फुसफुसी, एक आफुसफुसी। तपेदिक। और टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी से बचने के लिए, तपेदिक से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? कोई बता सकता है? बीसीजी का टीका, जो 6 महीने के अंदर अंदर लगाते हैं। ठीक है। खसरा रोग का मुख्य कारण है, खसरा रोग का मुख्य कारण है गले और नाक से स्राव उत्पन्न होना, सिर दर्द व बुखार होना, माथे व मुंह पर दाने निकलना जो शरीर पर फैलते हैं, उपर्युक्त सभी। इसमें सभी है। खसरा रोग से जितने कारण है सभी होते हैं। खसरा रोग वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, इसमें सभी होते हैं। ऊपर देखो खसरा के ही कई नाम है, खसरा के भी कई नाम है। खसरे द्वारा देखो सिर दर्द होता है, बुखार आ जाता है, इसमें 103 या 104 डिग्री बुखार आ जाता है। 103 4 10 से 12 दिन तक ये इसका 12 या ज्यादा 14 से 20 दिन तक इसके मतलब टाइम होता है, मतलब उद्भव काल, मतलब जो आरंभ काल होता है इस रोग का, आरंभ काल जो है 15 से 20 दिन तक होता है। और ये किस वायरस द्वारा होता है? देखो खसरा रोग जो वायरस फैलता है वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। अच्छा, इसको और भी नाम से जाना जाता है, रुबेला भी कहते हैं। खसरा को रुबेला भी कहते हैं, रुबेला कहते हैं। देखो यहाँ लिख देती हूँ, रुबेला, इसको रुबेला भी कहते हैं। खसरा को रुबेला नाम से जानते हैं। जर्मन खसरा या 3 दिवसीय खसरा भी कहते हैं इसको। ठीक है, खसरा को। और खसरा को कौन से वायरस द्वारा? पैरामिक्सो वायरस द्वारा। कौन से वायरस द्वारा होता है? पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, तो इनमें ये लक्षण सारे दिखते हैं, सिर दर्द, गले और नाक में स्राव, गले और नाक में स्राव बहुत ज्यादा होने लगता है, माथे व मुंह पर दाने निकल आते, एकदम लाल पड़ जाता है चेहरा। ये है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक रोग अब भारतवर्ष में नहीं पाया जाता। कौन सा ऐसा रोग है जो भारतवर्ष में नहीं पाया जाता? अच्छा, खसरे में कौन सा टीका लगाया जाता है? ये कोई बता सकता है? खसरे में कौन सा टीका लगाया जाता है? MMR का टीका। कौन सा टीका? MMR का टीका खसरे के रोग के लिए, रोगी के लिए लगाया जाता है, रुबेला या खसरा कह लो। ठीक है। निम्नलिखित में से एक रोग अब भारतवर्ष में नहीं पाया जाता। कौन सा रोग नहीं पाया जाता? चेचक, इन्फ्लुएंजा, कांडफेर या डिप्थीरिया।
कौन सा है जो भारतवर्ष में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाता? कर्णफेर। कौन सा नहीं पाया जाता? कर्णफेर रोग भारत में अब नहीं पाया जाता। ये वायु दूषित हो जाती है। वायु दूषित कैसे होती है? अच्छा, चेचक जितने नाम है आप जानते हैं, चेचक के भी कई सारे नाम है। और इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहते हैं, इन्फ्लुएंजा को फ्लू, फ्लू बुखार जो होता नहीं, फ्लू, फ्लू बुखार, फ्लू ज्वर हिंदी में लिखिए, एनसीईआरटी में लिखा, फ्लू ज्वर कहते हैं। डिप्थीरिया को कौन कौन नाम से जानते हैं? इसको रोहिणी भी कहते हैं। देखो, इस खसरा को रुबेला कहते हैं और डिप्थीरिया को क्या कहते हैं? रोहिणी। इसको क्या कहते हैं? रोहिणी, रोहिणी, इसको रोहिणी नाम से भी जानते हैं। और गला घोटू भी इसका बहुत प्रचलित नाम है, गला घोटू, डिप्थीरिया को रोहिणी या कह लो गला घोटू, गला घोटू, सॉरी, गला घोटू, ठीक है, गला घोटू। ये कौन से कहते हैं गला घोटू? इन्फ्लुएंजा को तो आप जानते होंगे। और चेचक, चेचक क्या है? जो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स दो होते हैं ना, चेचक। चेचक को छोटी माता भी कहते हैं, बड़ी माता। देखो, चेचक दो प्रकार के होते हैं, एक चिकन पॉक्स होता है, एक स्मॉल पॉक्स होता है। जो चिकन पॉक्स होता है उसको शीतला माता कहते हैं, बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। वेरी ओला वायरस द्वारा फैलता है। ये चेचक जो है वेरियोला वायरस द्वारा फैलता है। 103 या 104 डिग्री इसमें बुखार रहता है। इसकी खोज किसने की है? चेचक की जो टिटनिस होता है, टीके की खोज किसने की है? चेचक का जो टीका लगता है उसकी खोज किसने की है? किसने की है? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने सन 1798 में, 1798 में एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की। किसकी? टीके की। ये भी जान लो, नहीं तो कुछ और लिख दो। एडवर्ड जेनर ने जो टीके की खोज की थी 1798 में, एडवर्ड जेनर ने इसके टीके का आविष्कार किया था, जो चेचक का टीका होता है, चिकन पॉक्स का। शीतला माता, बड़ी माता भी इसको कहते हैं। इन्फ्लुएंजा को फ्लू, फ्लू जो भी कहते हैं, फ्लू बुखार भी कहते हैं, इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। और डिप्थीरिया और रोहिणी को क्या कहते हैं? डिप्थीरिया, रोहिणी, गला घोटू। ये इन्फ्लुएंजा इन्फ्लू वायरस द्वारा फैलता है, इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा, इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंस वायरस द्वारा फैलता है। इसके वायरस का ही नाम है अलग। और 30 से 35 दिन बाद संपूर्ण विश्व। अच्छा, ये बहुत घातक बीमारी है। वैसे तो ये जल्दी से नहीं होता है, नहीं होता है, ये महामारी के रूप में जाना जाता है, इन्फ्लुएंजा। और डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया को तो आप जानते हैं, कैरिनोबैक्टीरियस, कैरिनोबैक्टीरियस डिप्थीरिया रोग जो फैलता है, कैरिनोबैक्टीरियस डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। ज्यादातर 4-5 वर्ष के बच्चों में ही होता है ये बीमारी। और इसमें कौन सा टीका लगाया जाता है ये भी जान लो। रोहिणी या डिप्थीरिया रोग में कौन सा टीका लगाया जाता है? DTAP, इसे डी टैप, डी टैप टीका, डी टैप टीका भी कहते हैं, ठीक है। डिप्थीरिया डी टैप टीका लगाया जाता है जिसको डिप्थीरिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें कांड फेर तो आप जानते होंगे, जो कानों में दर्द होता है, जो गले, ये यहाँ पे मुंह के पास गले गलसुआ जो हो नहीं जाता, कांड फेर, गलसुआ या मम्स, इसको मम्स भी कहते हैं, मम्स भी कहते हैं, गलसुआ भी कहते हैं। लिख देती हूँ, गलसुआ या मम्स, इसको मम्स नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गलसुआ कह लो, कांडफेर कह लो या मम्स कह लो, ये भी वायु द्वारा फैलने वाले, ये सारे वायु द्वारा फैलने वाले ही रोग हैं। इनको अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। और इसके जो इसमें जो टीका लगाते हैं, एमएमआर का टीका लगता है। कौन सा लगता है? एमएमआर का टीका। देखो, खसरे में भी एमएमआर का टीका लगता है और गलसुए में भी एमएमआर का ही टीका लगता है, दोनों में एक ही टीके लगते हैं। और इसे कंठमाला भी कहते हैं, कंठमाला भी कहते हैं इसको, गलसुए कांडफेर को कंठमाला भी कहते हैं। पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलता है। कौन से वायरस द्वारा? कांडफेर, पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलने वाला ये रोग है। अब चलिए, वायु दूषित हो जाती है, तो वायु किसके द्वारा दूषित हो जाती है? श्वसन क्रिया द्वारा हो जाती है, जैविक पदार्थों के विघटन से हो जाती है, जलने की क्रिया से हो जाती है, या उपर्युक्त सभी। तो वायु किसके द्वारा दूषित हो जाती है? उपर्युक्त सभी। क्योंकि श्वसन क्रिया जो हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उससे भी होता है, जैविक पदार्थों के विघटन द्वारा भी होता है, और जब जलता है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है तो उसके द्वारा भी होता है, तो उपर्युक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट। तपेदिक एक संक्रामक रोग है या फैलता है? तपेदिक एक संक्रामक रोग है या फैलता है वायु द्वारा, कीटों द्वारा, छूने से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तपेदिक को ही क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं, राजक्षमा कहते हैं, है ना। मैंने अभी कई सारे नाम इसके पहले बताया ना, टीबी, राजक्षमा, क्षय रोग भी कहते हैं। तो ये किसके द्वारा फैलता है? वायु द्वारा। किसके द्वारा? वायु द्वारा। वायु द्वारा ही देखो, फ्लू रोग भी वायु द्वारा होता है, डिप्थीरिया भी वायु द्वारा होता है, चेचक भी वायु द्वारा होता है। ये सब वायु द्वारा फैलने वाले रोग है, ठीक है। जुकाम, छींके, खांसी तथा ज्वर, मतलब जुकाम खांसी आती है, छींक भी आती है और बुखार आ जाता है 103 डिग्री 104 डिग्री के आसपास। तो किसके लक्षण है? इन्फ्लुएंजा के, जिसे फ्लू भी कहते हैं, से फ्लू, फ्लू बुखार, फ्लू बुखार भी कहते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वर में मनुष्य का ताप हो जाता है, ज्वर में मनुष्य का ताप हो जाता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट से नीचे, 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट से ऊपर। देखो, जब बुखार आता है ना, वैसे मैक्सिमम जो इसमें एनसीईआरटी में दिया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन जब बुखार आता है तो 98.4 डिग्री से ऊपर हो जाता है, तब बुखार हम मानते हैं,
ठीक है, तो क्या होगा, घा वाला। वायु की अशुद्धि का वैज्ञानिक कारण है, वायु में उपस्थित पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ, वायु में उपस्थित भौतिक कारणों में परिवर्तन, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखो इसमें वायु प्रदूषण का वैज्ञानिक कारण पूछा है, तो वैज्ञानिक कारण देखो, वायु में उपस्थित पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ मिलेंगे तो जल दूषित होगा, है ना, जल सीवर द्वारा। और वायु में उपस्थित भौतिक कारण, भौतिक कारण तो हो सकता है, लेकिन इसमें कोई एक पूछा नहीं, इसमें पूछा उपर्युक्त दो ही, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक कारण नहीं है, सब लोगों द्वारा, इंसानों द्वारा फैलाया गया दूषित हो रहा है वायु। निम्नलिखित में से वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, निम्नलिखित में से वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, चेचक, हैजा, डिप्थीरिया, पेचिस। देखो हैजा और पेचिस तो जल द्वारा फैलने वाला रोग है, लेकिन चेचक और डिप्थीरिया ये दोनों वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। एक मिनट, फोन आ गया। निम्नलिखित में से वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, निम्नलिखित में से वायु द्वारा फैलने वाला रोग है चेचक, हैजा, डिप्थीरिया, पेचिस। देखो हैजा और पेचिस क्या है, ये जल द्वारा फैलने वाला, ये दोनों क्या है, जल द्वारा, जल द्वारा, ये जल द्वारा फैलते हैं, ठीक है। और इसमें चेचक और डिप्थीरिया ये वायु द्वारा है, ये वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं, ये वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। लेकिन क्या है कि इसमें ऐसा ऑप्शन दिया नहीं कि उपरयुक्त दोनों है, तो हमें सबसे पहले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा चेचक पे, क्योंकि चेचक सबसे ज्यादा वायु द्वारा फैलता रोग है। और वायु में जो फैलने वाला एक वो होता है वायरस होता है, ये पता ही नहीं चलता कि किस तरह से फैला है। डिप्थीरिया का तो इतना नहीं पता चलता, मतलब रोहिणी है, गला घोटू है, बहुत कम, पर ये चेचक अभी भी होता है, इसे जिसे छोटी माता बड़ी माता के नाम से जानते हैं वो है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट, और हाँ चेचक में जो वो होते हैं, कौन से वायरस होते हैं, वेरिओला वायरस, कौन से वायरस द्वारा होता है, वेरिओला वायरस द्वारा होता है, चेचक के टीके लगते हैं। में पूछा है नहीं है, कौन सा रोग नहीं है, वायु द्वारा फैलने वाला कौन सा रोग नहीं है, वायु द्वारा फैलने वाला कौन सा रोग नहीं है, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, हैजा। तो इसमें देखो चेचक भी है, डिप्थीरिया भी है, इन्फ्लुएंजा भी है। इन्फ्लुएंजा को फ्लू कहते हैं, मैंने इसके पहले ऊपर अभी बताया है वहां पे। और चेचक को क्या कहते हैं, छोटी माता और बड़ी माता, चिकन पॉक्स है ना, स्मॉल पॉक्स, दो तरह की होती है, एक चिकन पॉक्स, एक स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होती है वो बड़ी वाली होती है, और जो स्मॉल पॉक्स होती है वो छोटी माता होती है, ठीक है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया को बता दिया कि रोहिणी भी कहते हैं, इसको गला घोटू भी कहते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, रोहिणी, गला घोटू, गला घोटू, इसको दो नाम से जानते हैं, रोहिणी भी और गला घोटू के नाम से भी, ठीक है। तो इसमें आंसर बता दूं मैं, हैजा होता है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। देखो नहीं है पूछा है, तो इसमें हैजा क्या है, जल द्वारा फैलने वाला रोग है, ठीक है। चेचक का रोग होता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, वायु के भौतिक गुण द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। तो वायु जो ये चेचक का रोग फैलता है किसके द्वारा, वायु द्वारा तो फैलता ही है, लेकिन ये जीवाणु होता है जो वायु में होता है कि विषाणु होता है, जीवाणु नहीं होता, विषाणु होता है। विषाणु क्या होता है, वायरस, क्या होते हैं, वायरस, वायरस जो बिल्कुल ही सूक्ष्म होते हैं, दिखते ही नहीं, हाथों में लगे होंगे तब भी नहीं पता, जैसे अभी कोरोना वायरस आता है तो पता ही नहीं चलते ये वायरस कहाँ है, किस द्वारा आ जाए, कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है। वैसे ये भी चेचक भी पता ही नहीं चलता। तो ये क्या होते हैं, विषाणु द्वारा फैलते हैं, वायरस द्वारा फैलते हैं। बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्षय रोग से बचने के लिए, काली खांसी से बचने के लिए, कर्णफेड़ से बचने के लिए, रोहिणी से बचने के लिए। तो मैंने बताया ही है अभी इसके पहले कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचने के लिए लगाते हैं, क्षय रोग से। क्षय रोग को ही क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं, टीबी, राजयक्षमा, राजयक्षमा, और तपेदिक, और क्या कहते हैं, तपेदिक, तपेदिक, है ना, तपेदिक भी कहते हैं। क्षय रोग को तपेदिक भी कहते हैं, टीबी भी कहते हैं, राजयक्षमा भी कहते हैं, जिसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है इससे बचने के लिए, ठीक है। काली खांसी से बचने के लिए क्या किया जाता है, काली खांसी को भी क्या कहते हैं, कुकर खांसी भी कहते हैं, परटूसिस भी कहते हैं। काली खांसी को यहीं पे लिख देती हूँ, काली खांसी को कुकर खांसी, कुकर खांसी, इसे कुकर खांसी भी कहते हैं, ठीक है। और रोहिणी को तो मैंने बता ही दिया पहले ही कि डिप्थीरिया को रोहिणी कहते हैं, अभी मैंने कहीं एक्सप्लेन किया था, ये यहाँ पे देखिए, रोहिणी, गला घोटू और डिप्थीरिया कहते हैं, है ना, ये बता दिया। कर्णफेड़ को बता दिया, जो कानों में होता है, गलसुआ जिसे बोलते हैं, कर्णफेड़ को गलसुआ या मम्स कहते हैं, यहाँ लिख दो, गलसुआ या मम्स भी कहते हैं, ये इसमें का, कर्णफेड़ को गलसुआ भी कहते हैं और मम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब इसमें आंसर बताना है, ये क्षय रोग, क्या होगा, क्षय रोग। बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्षय रोग से बचने के लिए, टीबी से, जो 6 महीने के अंदर अंदर लगाया जाता है, ठीक है।
चेचक के विषाणु का क्या नाम है? चेचक के विषाणु का क्या नाम? अच्छा, इसका मैंने ये नहीं, बैक्टीरिया का क्या नाम है? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, जिसके कारण ये होता है ना, ये बता दिया मैंने। और ये कर्णफ्लेर जो होता है, ये कर्णफ्लेर कौन से गलसुआ, जो जिसे मम से भी कहते हैं कर्णफ्लेर को, ये कंठमाला वायरस या पैरामिक्सो वायरस द्वारा होता है ये। और इसमें भी एमएमआर का टीका लगता है। इसमें कौन सा लगता है? एमएमआर का टीका। इसके पहले में बताया है, रुबेला खसरा रोग में भी एमएमआर का टीका लगता है और कर्णफ्लेर में भी एमएमआर का टीका लगता है। ठीक है। और रोहिणी रोग से बचने के लिए क्या कहते हैं? रोहिणी रोग से बचने के लिए, रोहिणी को डिप्थीरिया, गला घोटू भी कहते हैं। ये कौन से बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो कीरीनो बैक्टीरिया द्वारा ये फैलता है। और इसमें कौन सा टीका लगता है? डीटीपी टीका, डीटीपी, या कह लो डी टाइप, ठीक है, डिप्थीरिया टिटनिस टीका, ये इसका है। ठीक है। तो रोहिणी रोग से बचने के लिए डीटीपी टीका लगता है, या डी टाइप कह लो, ये दोनों नाम से जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के विषाणु को क्या नाम से बोला जाता है? चेचक के जो विषाणु होते हैं या वायरस होता है जो चेचक का, तो उस वायरस का क्या नाम है? उस वायरस का क्या नाम है? एंट अमीबा नाम है, या वेरियोला वायरस नाम है, या विब्रियो कोलरी नाम है, या साल्मोनेलाइटिस फोइडिस नाम है। तो इसमें कौन सा नाम होगा? वेरियोला वायरस। ये मैंने पहले ही बताया था, वेरियोला वायरस द्वारा चेचक रोग फैलता है। जिसे वेरियोला वायरस का जो टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने 1798 में। 1798 में जेनर ने। ठीक है। तो चलिए, अब तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। चलिए।